नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं निपुण आलम डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, डायलॉग मंच का मोटिव है यूथ को मोटिवेशन, सही डायरेक्शन और साथ ही ऐसी इंफॉर्मेशन जो उनको उपलब्ध ना होती हो। अभी दोस्तों हाल ही में डायलॉग मंच के द्वारा डायलॉग मंच एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जिसमें हम आपको एजुकेशनिस्ट एजुकेटर को तो मिलवाते मिलवाते हैं, लेकिन साथ ही जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनसे भी हम रूबरू करते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे जानते हैं कि हम लोग इस कार्य को करते हैं, तो आज हमारे साथ जुड़े हैं सुमित बघेल जी। सुमित बघेल जी ने 2019 का जो सीजीपीएससी का परिणाम आया था, उसमें डिप्टी कलेक्टर का पद अपने लिए सुरक्षित किया है, सुनिश्चित किया है। तो सुमित जी, सबसे पहले आपको डायलॉग मंच की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत स्वागत डायलॉग मंच के अंदर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुमित जी, 2019 की परीक्षा में आपको डीसी मिला। सीजीपीएससी की जी जो प्रिपरेशन करता है, उसकी यही जी एक ख्वाहिश होती है, कहते हैं ना, मन इच्छा होती है कि मुझे डीसी मिले। तो आपको डीसी जी मिला, तो मिलने के बाद आपको कैसी अनुभूति हो रही है, कैसा लग रहा है आपको? जी सर, सबसे पहली बात तो सर, जो डिप्टी कलेक्टर का पद मिला, जी ये सबसे पहले तो मैंने जो टारगेट डिसाइड किया था वो मुझे मिला, तो मैं तो बहुत खुश ही था। साथ ही जो परिवार के सदस्य थे वो भी बहुत खुश हुए। जी और मेरा एक जो ड्रीम होता है सर कि राज्य की जो सबसे बड़ी परीक्षा है, जो राज्य में ही आयोजित की जाती है जी और सर्वोच्च पद है राज्य का, तो वो जी। बहुत खुश खुश था सर इस पद को प्राप्त होने पर। और सबसे बड़ी बात है कि परिवार वाले खुश थे, तो ये बहुत बड़ी बात जी होती है किसी भी के लिए भी। मेरे माँ बाप सब लोग परिवार में हैप्पी हैं, उनकी मेहनत, जी आपका परिश्रम सभी का लग रहा है। सुमित जी जी, सर। हर जो भी सफल व्यक्ति होता है, उसकी बैकग्राउंड में कोई ना कोई होता है। जी सुमित सर। जी की लेबर तो है, ये तो नो डाउट, क्योंकि बगैर परिश्रम के तो होता नहीं है। लेकिन सुमित जी जी इस लेबर के साथ किसी और चीज को भी जोड़ना चाहेंगे, चाहे वो आपके कोई आइडियल हो, आपके साथ कोई आपके सहयोगी हो, या आपका खुद का सेल्फ मोटिवेशन हो। आपकी सफलता का मंत्र कहाँ पर है, थोड़ा बताएंगे इस बारे में? जी सर, मैं अपनी सफलता का जो श्रेय है, जी सबसे पहले तो सर अपने माता पिता को ही देना चाहता हूँ। जी और अपने मेरे जो भैया हैं, उनको देना चाहता हूँ, क्योंकि शुरू से ही उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया है कि जी 12वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है या जी फिर ग्रेजुएशन के बाद तुमको करना है। तो ये सारे जो गाइडेंस थे वो मुझे परिवार से ही मिला है सर। तो सफलता जी। का जो योगदान है सर्वप्रथम परिवार को ही जाता है सर। और बहुत बढ़िया। इसके बाद जो कोचिंग में दोस्तों का सहयोग था सर, जी, जो उनका साथ मिला तैयारी के दौरान, तो उनका भी योगदान था सर। बहुत बढ़िया। तो मैं आपके परिवार को भी, माता पिता को, पिताजी को भी, माता जी को और भैया को भी, साथ ही आपके दोस्तों को भी डायलॉग मंच की ओर से नमन करता हूँ। और मैं हमेशा जी सर। बोलता हूँ कि हमारे आसपास प्रतिभा होती है, चाहे दोस्तों के संदर्भ में, चाहे गार्जियन के संदर्भ में। उस जी प्रतिभा को अगर आप सपोर्ट करेंगे, और ये सभी के लिए दोस्तों है, सपोर्ट करेंगे, तो उनका तो होगा ही, करियर बनेगा, लेकिन साथ में वो आपका भी नाम रोशन करेंगे। तो हमेशा आसपास प्रतिभा को सपोर्ट करना चाहिए। सुमित जी, थोड़ा सा मैं आपसे बात करूंगा कि थोड़ी सी अपनी बैकग्राउंड के बारे में। आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपका अटेम्प्ट कौन सा था, सिविल सेवा ही आपने करियर क्यों चुना, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा इसको बताएंगे, ताकि जो व्यूअर्स हैं उनको पता चले कि हमारे सामने जो पर्सनैलिटी है वो कौन है, उनके बैकग्राउंड के बारे में। जी सर। जी सर, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ सर, मेरा जो गांव है, ग्राम पंचायत सिवनी आता है सर, और जो तहसील और जिला बस्तर के अंतर्गत आता है। जी तो अभी मैं वर्तमान में कोंडागांव में निवासरत हूँ। जी और मैंने अपनी जो विद्यालयीन शिक्षा है सर वो कोंडागांव से ही प्राप्त की है। और इसके ओके। बाद जो मैंने अपना ग्रेजुएशन है सर, जी बीई सिविल इंजीनियरिंग में किया है सर। ये जी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय जो जगदलपुर में है, वहां जी से किया था। जी। और राज्य सेवा परीक्षा 2019 सर मेरा दूसरा अटेम्प्ट था सर। मैंने अपना दूसरा प्रयास दिया था और मैंने इसमें सफलता प्राप्त की सर। पहला परिणाम और दूसरा अटेम्प्ट। तो मुझे ये जी सर। पहला अटेम्प्ट आपने दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट जो दिया था आपने, जी फर्स्ट सर। अटेम्प्ट में क्या स्थिति रही थी, और मैं ये पूछना चाहूंगा कि वो क्या कमी रह गई थी जिसको आपने सुधार करके सेकंड अटेम्प्ट में सीधा डीसी ले लिया? तो ये तो पहले अटेम्प्ट का परिणाम, और उसमें आपने क्या मतलब कहते हैं ना, क्या उसके अंदर सुधार किया, क्या डेवलपमेंट किया जो आपको डीसी मिल गया? जी सर। जी सर, मैं एक्चुअली 2018 ही पास आउट हूँ।
जी। और राज्य सेवा परीक्षा जो 2018 था सर, वो मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था। और इस अटेम्प्ट में मैंने सर इंटरव्यू तक पहुंचा था, लेकिन मुझे कोई पद प्राप्त नहीं हुआ था। जी। इसमें सर कुछ जो कमियां थी जो मैं नहीं कर पाया था, क्योंकि पहली जो कमी था सर, वो ये था कि 2018 में ही जो सीजीपीएससी का मेंस का सिलेबस था सर, वो चेंज हुआ था सर। तो जी। एक वो था कि उसका जो कंटेंट है वो मार्केट में नहीं मिल रहा था, वो एक कारण था सर। जी। दूसरा, जो मैंने अपने नोट्स थे सर, मेंस जी। के जो नोट्स थे, वो मैंने प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाया था पहले अटेम्प्ट जी। में, जी। क्योंकि मुझे अनुभव नहीं था उतना नोट्स कैसे बनाया जाता है करके। तो मैंने जी। अपने जो सेकंड अटेम्प्ट है सर, उसमें नोट्स को थोड़ा सुधार किया। दूसरा, जो अपनी आंसर राइटिंग है, क्योंकि पहले बार मेंस में अच्छे नंबर नहीं आए थे, तो अपने आंसर राइटिंग में थोड़ा सा अपडेशन किया, थोड़ा सा वे ऑफ प्रेजेंटेशन को मैंने सुधारा। जी। और तीसरा चीज सर, ग्रुप डिस्कशन किया, जिससे मेरा जो प्रेजेंटेशन स्किल है वो सुधरा, और जो दृष्टिकोण है वो भी सुधरा। तो इसका जो इफेक्ट है सर, वो मेरे आंसर राइटिंग में दिखा सर। और मेरा इसी कारण मैंने दूसरे अटेम्प्ट में डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त कर लिया सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सुमित जी, एक बात बताइएगा, जैसे आपने कहा कि मैंने अपने नोट्स बनाया, उनको सुधारा, डेवलप किया। जी सर। अगर आपको सजेशन देना हो किसी भी अभ्यर्थी को, क्योंकि होता है कि हम अपनी भूल से अच्छे सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो पहले टाइम में जी जो कमियां रह गई थी, आपने उनको देखा। मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि जी असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, और कहाँ कमी रह गई देखो, सुधार करो। तो वही काम आपने किया और आपने कर दिखाया। मैं जी सर। नोट्स के ऊपर अगर बात करता हूँ कि नोट्स को आपने कैसे प्रिपेयर किया जब दूसरे टाइम में किया, और नोट्स बनाने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट्स को, क्योंकि बहुत से फ्रेशर हैं जो पहली बार, जैसे आपने कहा ना कि मुझे पहली बार पता ही नहीं था कि नोट्स कैसे बनते हैं, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं? जी सर, एक्चुअली जो मेरे मेंस के नोट्स थे सर, वो नहीं बन पाए थे। तो मैंने क्या किया, जब मैंने दूसरी बार अपने नोट्स को सुधारा सर, क्योंकि अपडेशन करना था, तो उसमें एक चीज सबसे पहले तो ये किया सर कि जो जी। छत्तीसगढ़ पीएससी है, इसमें जो सबसे मैक्सिमम मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं सर, वो 15 नंबर के ही आते हैं। जी। और अपने जितने भी नोट्स है सर, उसको मैक्सिमम 175 वर्ड्स तक ही बनाए सर। और दूसरा चीज ये किया कि सबसे पहले जिस टॉपिक को मैं नोट्स बनाता था या पढ़ता था, उसके पुराने क्वेश्चंस उस टॉपिक से कैसे आए हैं, उसको एनालिसिस करता था, और उसको एनालिसिस करने के बाद ही उस पर्टिकुलर टॉपिक से मैंने नोट्स बनाते गया सर। और क्योंकि पिछले साल या उससे पहले किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं उससे टॉपिक से, तो इससे मुझे नोट्स बनाने में बहुत आसानी हुआ सर। और ऐसे ही हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट पे मैं करते गया, और मेरे जो नोट्स थे सर, वो बहुत अच्छे बने थे सर। और यही नोट्स ही बाद में काम आया सर आंसर राइटिंग में सर। तो ये जब भी कोई नया स्टूडेंट है, यदि वो नोट्स बनाता है, तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को बना रहा है, तो एक बार उस टॉपिक से कौन से पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसको देख के नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा सर बनाने में। बहुत बढ़िया। बड़ा प्यार से आपने मैसेज दिया कि प्रीवियस ईयर के पेपर को देखिए, उसके अकॉर्डिंग अपना क्या कीजिए, नोट्स को बनाइए। हम जी प्रीवियस ईयर के पेपर की बात करें तो स्टूडेंट कई बार ये भी पूछते हैं कि सब प्रीवियस ईयर के पेपर में कहाँ तक जाएं, 4 साल, 5 साल, 10 साल, कितने देखने चाहिए? थोड़ा सा इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिएगा। जी सर, छत्तीसगढ़ पीएससी में जो कंटिन्यूअसली जो एग्जाम हो रहे हैं सर, वो 2012 के बाद से लगातार हो रहे हैं। और 2012 के मैंने भी जो आंसर राइटिंग किए हैं सर, 2012 के बाद से जितने भी पीएससी कंडक्ट हुए हैं सर, उन सारे क्वेश्चंस को ही मैंने सॉल्व किया, सारे क्वेश्चंस से ही आइडिया लिया सर। तो वो बहुत जो बढ़िया। स्टूडेंट है 2012 तक के जो क्वेश्चंस हैं, उनको देख के आइडिया लगा के अपने नोट्स बना सकते हैं, और उसका भी आंसर राइटिंग कर सकते हैं पुराने क्वेश्चंस का। हाँ, यानी कि 2012 से हम बेसिकली आप कह रहे हैं कि जब से लगातार हो रहे हैं तब से आप देखें, उससे पुराने आपको देखने की जरूरत नहीं है। जी मैं एक बात और पूछना चाहूंगा सुमित जी, ये भी बच्चे कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं कि आ, केवल सीजीपीएससी का ही पेपर देख के काम चल जाएगा या अदर स्टेट का भी देखना चाहिए, लाइक एमपीपीएससी है, यूपीपीएससी है, उनको भी देखना चाहिए, या केवल सीजीपीएससी तक फोकस करें? जी सर, मैंने जैसे बताया था सर कि 2018 में सिलेबस चेंज हुआ था। जी। तो सिलेबस चेंज हुआ था, कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो एमपीपीएससी में थे सर। जैसे जी। भारत का भूगोल पहले छत्तीसगढ़ में नहीं था, तो मैंने जी। क्योंकि हमको आइडिया नहीं था कि पर्टिकुलर भारत के भूगोल से मेंस में कैसा क्वेश्चन आता है, तो जी। मैंने उसके लिए एमपीपीएससी में कुछ ऑनलाइन क्लासेस होते हैं सर, तो उससे आइडिया लिया सर, अब पुराने क्वेश्चन पेपर देखे। इसके अलावा जी। जो पेपर 7 है, जो छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में जुड़ा 2018 में सर,
तो वो एमपीपीएससी में पहले से जुड़ा हुआ था और वहाँ पे पहले से ही क्वेश्चंस आते रहते थे, तो मैंने वहाँ से भी ऑनलाइन स्टडी मटेरियल वहाँ से फॉलो किए और जी। पुराने क्वेश्चन पेपर देख के एनालिसिस किया था सर। तो यानी कि वो अपने एमपीपीएससी से, हाँ एमबीपीएससी को देखना चाहिए। अब ये सेशन दे लेंगे हाँ, कुछ एमबीपीएससी का। सब्जेक्ट हैं सर जो एमपीपीएससी से सेम होते हैं, सेम है, तो बहुत उससे बढ़िया, फॉलो किया था। बहुत बढ़िया। और आपने ये भी कहा है कि भाई पहले एमपी और छत्तीसगढ़ एक ही बात थी, तो काफी चीजें भाई पहले छत्तीसगढ़ की परीक्षा भी नहीं होती थी, एमपी आयोग ही लेता जी था मध्य प्रदेश। जी। बहुत बढ़िया। सुमित जी, आपने प्री मेंस दोनों के अलग अलग नोट्स बनाए थे या केवल मेंस के नोट्स बनाए थे, या प्री के भी बनाए थे नहीं बनाए थे, थोड़ा ये बताइएगा। जी सर, मैं ये बता देता हूँ, मैंने जो प्री और मेंस की जो तैयारी है वो इंटीग्रेटेड ही तैयारी चालू की थी, लेकिन ओके। मैंने जो प्री के जो नोट्स थे सर वो नहीं बना पाया था, मैं डायरेक्ट मेंस की नोट्स बनाए थे मैंने। प्री के क्योंकि फैक्चुअल बेस्ड प्री होता है सर, तो फैक्ट्स बुक से याद करने में आसानी हो जाता है, और चूंकि जो मेंस था सर उसके लिए मैंने नोट्स बनाए थे, क्योंकि जी। बिना नोट्स बनाए पढ़ना थोड़ा टफ लगता है, तो मेंस के लिए नोट्स बहुत जरूरी था सर, इसलिए मैंने मेंस के लिए नोट्स बनाए थे सर। और प्री के लिए सर जो करेंट अफेयर है इनके लिए नोट्स बनाए थे सर थोड़े बहुत। करंट अफेयर्स के लिए नोट्स बनाए थे और इंडिकेटिव प्रिपरेशन आपने की थी। हाँ ये करंट के नोट्स की जब आपने बात की समझिए, ये तो बहुत से स्टूडेंट्स को रहता है, ये करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाए, डेली रूटीन से बनाए, अखबार से बनाए, मैगजीन से बनाए, मंथली जो मैगजीन होती है उससे बनाए, कैसे आपने नोट्स बनाए अपने पर डे की हम बात करते हैं। जी सर, जी 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 सर, मैंने तो जो नोट्स है सर वो शुरू से बनाने स्टार्ट नहीं किए। एक्चुअली मार्केट में अभी क्या होता है कि बुक्स आ जाते हैं जिसमें पिछले 6 महीने तक के जो करेंट अफेयर्स हैं वो होते हैं, तो जी उसमें जी। से जो सेलेक्टिव चीजें हैं सर, वो जो बुक आती है उसमें कुछ सेलेक्टिव चीजें होती हैं, उनको मैं छांटता था, और उसमें जी भी क्योंकि बहुत सारे कंटेंट होते थे तो छांटने का उससे भी मैंने पुराने क्वेश्चन पेपर देखे कि हाँ पर्टिकुलर करंट अफेयर से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उससे बिल्कुल। मैंने नोट्स बनाए थे थोड़े बहुत। हाँ, तो ओके। वो बुक मिल जाता है सर, तो बुक में पहले से सब कुछ प्रिपेयर रहता है, बस उसको पढ़ना रहता है और उससे सेलेक्टिव चीज छाट के थोड़ा बहुत नोट्स बना सकते हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि कुछ कंटेंट को सिलेक्ट आप कीजिए और उससे मैगजीन्स हाँ के थ्रू आप लेके क्या कर सकते हैं, उसको नोट्स को बना सकते हैं। ऑलरेडी मार्केट जी नोट्स आते हुए हैं, उनको भी आप हेल्प ले सकते हैं करंट जी अफेयर्स के लिए। आप डेली रूटीन से करंट अफेयर्स तैयार नहीं करते थे सुमित जी, या मंथली या जो मैगजीन या नोट्स है उनको थ्रू करते थे? जी सर, मैंने डेली तो तैयार करना नहीं किया था सर, बस बाद में जो बुक आती थी बस उससे ही बाद में, क्योंकि एग्जाम से 3-4 महीने पहले आ जाती थी सर, तो 3-4 महीने के पहले से ही मैं बनाना स्टार्ट कर देता था सर, फिर ओके ओके। शुरू से स्टार्टिंग से नहीं बनाता था। अच्छा, जी तो सर। डेली रूटीन में आप कोई अखबार भी नहीं पढ़ते थे, या कोई डेली रूटीन में अखबार वगैरह या न्यूज चैनल कोई देखते थे, जैसे सनसद टीवी वगैरह सब कुछ देखते थे या नहीं, या नॉर्मल? नहीं नहीं सर, मैं समाचार पत्र भी पढ़ता था सर, और इसके अलावा न्यूज भी देखता था सर। इससे क्या होता है कि एक आइडिया मिलता रहता है कि एक्चुअली क्या क्या घटनाएं हो रही हैं आसपास, मतलब करंट में, तो वो जरूरी होता है सर वो। लेकिन जो मैंने कहा कि जो मार्केट में जो बुक्स होते हैं वो पिछले 6 महीने के सारे कंटेंट एक साथ बना के दे देता है, तो उसको क्या है थोड़ा पढ़ने में आसानी हो जाता है, और जो मेहनत मैं पहले से बनाते चलूँ तो मेरी स्ट्रेटजी थी सर, मैं इस तरह से मैं बनाता था, वो मेरी स्ट्रेटजी थी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि डेली न्यूज़पेपर भी आप देखते थे और डेली आप आराम से मतलब न्यूज चैनल्स को भी आप देखते थे कि भाई जिससे आपको मेंटेन जी रहे। और ये अच्छा तरीका जी भी है, क्योंकि जिस समय आप करंट पढ़ते हैं मैगजीन वगैरह में, तो आपको उसको समझने में, याद करने में इश्यू नहीं होता। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सुमित जी की बात तो बताइए कि जब आप जो डेली रूटीन में आप न्यूज़पेपर पढ़ते थे, वो कौन सा न्यूज़पेपर आप देखते थे डेली रूटीन में? जी सर, न्यूज़ में यदि मैं बात करूँ सर, तो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ का ही न्यूज़ मैंने फ़ॉलो किया था सबसे ज़्यादा। तो जी। उसमें छत्तीसगढ़ की न्यूज़ में सबसे पहले जो सरकार से ही रिलेटेड कुछ रहते थे कि यदि कोई योजना लॉन्च हुआ है या कोई इंडेक्स है, जैसे भारत का किसी इंडेक्स में कौन सा स्थान है, छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, कौन से इनाम प्राप्त हुए हैं, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होते हैं सर न्यूज़ में, वो सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो वो सेलेक्टिव चीजें हैं, जब आपको इसको, क्योंकि मैंने देखा है क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो
न्यूज़पेपर से सेलेक्टिव चीजें छांट नहीं पाते सर, क्योंकि उनको आइडिया नहीं रहता कि न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंट रहता है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक चीज बेस्ट तरीका ये है कि न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो वो देखें कि करंट में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको क्वेश्चन को वो एनालिसिस करके उसके अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर को पढ़ना चालू करें, तो वो करंट अफेयर मतलब न्यूज़ से ही वो इम्पोर्टेंट चीजें निकाल सकते हैं, मुझे लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये ऐसा तरीका है कि हम न्यूज़पेपर को उसको अच्छे से स्टडी करें तो उसको चीजों को निकालने में आसानी रहती है, दिक्कत नहीं होती। जी जी। बहुत बढ़िया। चलिए, करंट अफेयर्स को तो आपने बड़े अच्छे से बताया। सुमित जी, मैं एक बात और करूंगा कि आप इस परीक्षा के बारे में, जैसे प्री मेंस इंटरव्यू आपने 2 बार अटेम्प्ट दी, दूसरी बार आप डीसी बन गए, आपकी इस जी परीक्षा के बारे में समझ क्या बनी कि ये परीक्षा कैसी है? आपको क्या लगता है कि फैक्ट्स ज्यादा हैं, कॉन्सेप्चुअल ज्यादा हैं? किस तरह का अभ्यर्थी इस एग्जाम को निकाल सकता है? आपकी समझ क्या बनी इस परीक्षा के बारे में? क्या लगता है आपको? जी जी सर, एक्चुअली सर मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ सर, और जब मैं अपनी कॉलेज के लास्ट ईयर में था सर, तभी जी मुझे इस सीजीपीएससी की तैयारी करनी है, प्रशासन के क्षेत्र में जाना है, ऐसा मेरा जो गोल है वो डिसाइड हुआ था। जी उससे पहले मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था सीजीपीएससी के बारे में, क्योंकि मैं जी जब कॉलेज से निकला मैंने अपने करियर को देखा कि किस तरफ मुझे बनाना चाहिए, तो जी उसके बाद ही मैंने थोड़ा सा आइडिया लेना चालू किया सर इसके बारे जी में, जी सीजीपीएससी के बारे में। जी जी तो मैंने जब कॉलेज से निकला सर, उसके बाद से इसकी तैयारी चालू कर दी थी जी 2018 में। तो उस समय मेरा जो मेन एम था कि अब इस परीक्षा के बारे में थोड़ा बहुत जानना। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है सर कि किसी एग्जाम के बारे में जानने का कि आप जो इससे पहले अपीयर कर चुके हैं, जो अनुभव प्राप्त व्यक्ति हैं सर, जो बिल्कुल सीनियर्स हैं, उनसे बिल्कुल आइडिया लिया जा सकता है। वो क्योंकि उनको इसके बारे में ज्यादा अनुभव रहता है और वो एग्जाम अपीयर कर चुके होते हैं, तो ज्यादा बेस्ट तरीके से वो बता सकते हैं। तो जी मैंने भी वही किया। मेरे सीनियर्स जो थे उनसे मैंने सजेशन लिया, और फिर मैंने उनकी बातों को फॉलो किया और इसकी तैयारी मैंने चालू की सर। और प्री मेंस दोनों की तैयारी मैंने बताया, पहले ही बता चुका था सर कि मैंने इंटीग्रेटेड तैयारी की थी उसकी, क्योंकि मुझे पहले से ही सजेस्ट किया था सीनियर्स ने। जी सर। ओके। यानी कि सीनियर्स पर आपने काफी विश्वास किया और सीनियर्स ने जैसे जी आपको सजेस्ट किया तो वैसे ही आपने क्या किया, कार्य किया और आप डीसी बन गए। जी जी तो मैं ये कहता हूँ कि जो फ्रेशर हैं, जो भी ये तैयारी कर रहे हैं, पहली बार प्री दे रहे हैं, उनके लिए जी तो जी। आप भी सीनियर हैं, तो आपका क्या सुझाव है सभी एस्पिरेंट्स के लिए, जो फ्रेशर भी हैं या जो 1-2 बार पास फेल में उलझे हुए हैं, उनके लिए आपका क्या सुझाव है? जी सर, मेरा सुझाव रहेगा सर उनके लिए, क्योंकि जब मैं नया था सर, तो मैंने सबसे पहला जो काम किया था सर, वो मैंने ग्रुप बनाया था सर, अपने ओके। दोस्तों का, 2-3 लोगों का। हाँ। तो वहाँ पे एक अपने साथ एक अनुभव प्राप्त व्यक्ति को रखा था सर मैंने, क्योंकि वो 2-3 बार अटेम्प्ट दे चुके थे। तो वो ओके। हमारे काफी सारी जो समस्याएं होती थी उनको वो सॉल्व अपने खुद से करते गए सर, क्योंकि हमको बार बार पूछना पड़ता था कि हाँ इसके लिए क्या करने हैं, आप क्या कर सकते हैं। तो वो हमको डायरेक्ट बताते जाते थे सर, क्योंकि वो हमारे ग्रुप में थे और वो डायरेक्ट हमको सजेस्ट करते जाते थे। तो सबसे पहले जो नई स्टूडेंट है वो सबसे पहले तो ग्रुप बनाना चाहिए और अपने साथ एक ऐसे व्यक्ति को रखना चाहिए जो जिनको उनके बारे में काफी जानकारी हो। तो वो जी क्या होता है कि हमारी समस्याओं को आसानी से वो सुलझा सकते हैं सर। और जैसे हमारा कोई वीक पॉइंट होता है सर, वो उसको भी वो आसानी से सुलझा सकते हैं। बहुत बढ़िया। यानी ग्रुप बनाएं और ग्रुप में भी सीनियर्स को आप साथ में जी रखें। और सीनियर से आपका जो मतलब है वो जी बहुत क्लियर का मतलब है कि जिसने 2-3 बार अटेम्प्ट दे चुके हो उनको जी, आप सीनियर अनुभव। माने, अनुभव जिनके पास जी में सर। हो, एक्सपीरियंस को आप सीनियर मान के उनको फॉलो करें, उनके साथ काम नहीं करते। बहुत जी बढ़िया। सर। हम एक थोड़ा सा, मैं ब्रीफ में एक बात और भी करना चाहूंगा कि जैसे आप प्रिपरेशन की हम लोग बात करते हैं, तो जो मुख्य मुख्य सोर्स हैं, चाहे वो प्री के जी जी हों, चाहे वो मेंस के हों, चाहे इंटरव्यू, तो खैर हमारा मुंह हो जाता है। मुख्य मुख्य जी सोर्सेज क्या रहे आपके, कि ये सोर्सेज तो मस्ट हैं हर स्टूडेंट्स को, इन बुक्स को, इन मैगजीन को, इन न्यूज़पेपर को पढ़ के जाना ही चाहिए। तो हम मेन सोर्सेज की बात करते हैं, पहले प्री के और फिर मेंस के बारे में। जी सर। जी सर, मैंने प्री के लिए जो मेन बुक्स था सर, जी जैसे भारत का सामान्य अध्ययन आता है सर, इसके जी लिए मैंने किसी मार्केट में जो मटेरियल है सर उससे उससे मैंने इसकी तैयारी की थी। इसके अलावा जी सर रिफरेंस के लिए जो एनसीईआरटी की बुक्स होते हैं वो उसको मैंने फॉलो किया था। और जी जैसे कि अलग अलग
बुक हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, तो वो उससे वो तैयारी कर सकते हैं। जैसे इतिहास है सर, इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ा जा सकता है, संविधान के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ा जा सकता है सर, और ऐसे ही भूगोल के लिए एनसीईआरटी तो मैंने पहले ही बता दिया, और साथ में वो महेश वर्णमाल भी देख सकते हैं। ये सारी रेफरेंस बुक हैं सर। इसके अलावा जो मेरा मेन स्टडी मटेरियल था सर, वो मार्केट से ही मैंने वो अवेलेबल था सर, मैं उसी से किया। तो इस तरह से मैंने भारत की तैयारी की सर। और जो मेरा करेंट अफेयर था सर, वो छत्तीसगढ़ में एक बीके नायक के नाम से एक बुक आती है सर, उससे मैंने तैयारी की थी। और छत्तीसगढ़ का जो सामान्य अध्ययन है सर, उसकी तैयारी के लिए मैंने एक मार्केट में बुक है सर, उससे तैयारी की थी सर। इसके अलावा जो प्रामाणिक पुस्तकें हैं, जैसे छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकादमी है, बृहद संदर्भ है, इससे भी वो रेफरेंस के लिए मैंने रखा हुआ था सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी सर। तो ये प्री का कंटेंट हो गया पूरा हमारा ना। जी सर। और इसमें प्री में सर जो सेकंड पेपर होता है सी सेट के लिए सर मैंने गणित के लिए आर.एस. अग्रवाल रखा था सर, और इसके अलावा दीपक कुमार जो रीजनिंग की बुक है वो फॉलो की थी। इसके अलावा सर जो छत्तीसगढ़ी आता है उसके लिए विनय कुमार पाठक की बुक आती है, और हिंदी का सर एक जो स्टडी मटेरियल है उससे फॉलो किया था सर। ओके ओके, ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि आपने इसको पूरा अच्छे से प्री के लिए किया। हम मेंस के बारे में बात करें, मेंस के लिए आपके सोर्सेज क्या क्या थे? जी सर, जैसे मेंस है सर, टोटल 1400 नंबर का होता है सर। तो इसमें जो 7 पेपर होते हैं सर, जो पहला पेपर था लैंग्वेज का है, तो लैंग्वेज में सर मैंने हिंदी के लिए वासुदेव नंदन की बुक रेफरेंस के लिए रखी हुई थी सर। इसके अलावा वासुदेव नंदन के अलावा सर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो पत्र पत्रिका से संबंधित है, वो विनय कुमार पाठक में है सर, तो उससे मैंने कुछ नोट्स बनाए उसके, विनय कुमार पाठक से पत्र पत्रिका से संबंधित, और कुछ लेटर से संबंधित कुछ उससे नोट्स बनाए थे सर। इसके अलावा मेरे पास एक और भी बाजार से मार्केट में बुक अवेलेबल था सर, उससे मैंने कुछ नोट्स बनाए, लेकिन रेफरेंस बुक जो था मेरा मेन जो बुक था वो था वासुदेव नंदन का। और दूसरा सर जो इंग्लिश के लिए मैंने एक एकेडमी की बुक फॉलो की थी वो थी। और जो तीसरा सर छत्तीसगढ़ी जो सब्जेक्ट था सर, उसके लिए मैंने विनय कुमार पाठक पढ़ा था सर। और जो पेपर 2 था सर, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो संबंधित मुद्दे आते हैं सर, उसके लिए मैंने क्या किया था कि जो दृष्टि आईएएस के आर्टिकल्स आते रहते हैं उनके साइट्स में, उसको मैंने देखा सर, वहां से मुझे कंटेंट मिल जाते थे। दूसरी अलावा जो कई एकेडमी हैं सर जो इस टाइम पे कोचिंग से रिलेटेड कंटेंट निकालते हैं, जो वर्तमान से करंट से रिलेटेड होते हैं, तो उनसे भी मुझे कुछ कंटेंट मिल जाता था। और दूसरा जो छत्तीसगढ़ से संबंधित मुद्दे आते हैं सर, उसके लिए भी यहाँ से, क्योंकि वो योजना से संबंधित होते हैं, समस्याओं से संबंधित होते हैं, तो वो हम अनुमान लगा के डिसाइड करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम थोड़ा इसके हिसाब से तैयारी करते गया सर मैंने। तो वो पेपर 2 के लिए था सर। इसके अलावा सर पेपर 3 से लेके पूरे पेपर 7 तक जीएस के पेपर होते हैं सर। और जैसे कि पेपर 3 में सर भारत का इतिहास आता है, और संविधान है, लोक प्रशासन है, और छत्तीसगढ़ का इतिहास है। तो भारत के इतिहास के लिए सर मैंने एक मार्केट में ही बुक था सर, उसको फॉलो किया था। इसके अलावा तो मैंने ऑथेंटिक बुक बता दिया था सर, जैसे कि स्पेक्ट्रम है, उससे भी पढ़ा था, एनसीईआरटी है, लेकिन एक इससे पढ़ सकते हैं। दूसरा जो सर संविधान है वो एम लक्ष्मीकांत है ही, लेकिन इसमें केवल पूरे संविधान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मेंस में, क्योंकि जो सिलेबस है वो लिमिटेड है इसका, तो जितने भी सिलेक्टिव पॉइंट्स है उसके ही नोट्स बनाए तो ज्यादा बेहतर है। और लोक प्रशासन का बुक मतलब एक बुक मार्केट में पहले से ही है सर, और छत्तीसगढ़ का इतिहास भी मार्केट में मिल जाएगा सर, वो उससे ही मैंने तैयारी की थी। तो ये पेपर 3 की भी तैयारी हो जाती है सर इससे। इसके अलावा सर जो पेपर 4 था, इसमें सर जो आता है, पहला तो रसायन है, भौतिकी है, बायोलॉजी का से रिलेटेड रहता है सर। तो ये छत्तीसगढ़ में जो ओल्ड बुक था सर छत्तीसगढ़ का, वो उससे पूरा कॉपी है, तो उससे नोट्स बनाया जा सकता है। और इसके अलावा जो मैथ्स है सर, वो भी 10वीं के ओल्ड बुक से रिलेटेड है, तो उससे भी मैथ्स की तैयारी हो सकती है। इसके अलावा एक बना बुनाया जो मार्केट में एक बुक है सर, आर्यभट्ट एकेडमी की बुक आती है, उससे इसकी तैयारी कर सकते हैं। मैंने इसकी तैयारी की थी। और इसके अलावा जो सर पेपर 4 में जो तीसरा जो है,
वो था सर पर्यावरण है, जीव प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक है सर। उसके लिए मैंने एक एकेडमी की बुक थी, उसको मैंने फॉलो किया था सर। ओके। और इसके अलावा पेपर 5 है सर। पेपर 5 में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था है। इसके लिए भी मैंने एक नोट्स था, उसको फॉलो किया था सर। और क्योंकि इसमें कुछ योजना पूछे जाते हैं, तो वो उसको भी मैंने सेलेक्टिव योजना जो जी। था मैंने वो पढ़ लिया था सर। इसके अलावा सर इसमें जो सेकंड है भारत का भूगोल, तो भारत के भूगोल के लिए भी मैंने महेश वर्णवाल और एनसीईआरटी पढ़ा था। तो उससे मैंने नोट्स बनाए सर। सेलेक्टिव टॉपिक्स थे, क्योंकि लिमिटेड टॉपिक रहते हैं, पूरे भारत का भूगोल नहीं रहता, तो उसके हिसाब से मैंने नोट्स बना के इसकी तैयारी की थी। और छत्तीसगढ़ का भूगोल भी मैंने सर छत्तीसगढ़ की किसी मतलब ऑनलाइन मटेरियल से, मतलब मार्केट में जो मटेरियल अवेलेबल था उससे मैंने तैयारी किया था सर। और पेपर 6 है सर, दर्शन शास्त्र है जिसमें, वो भी जी। नोट्स था सर, उससे तैयारी किया था। और समाज शास्त्र का भी नोट्स मार्केट में है सर, उससे मैंने उसकी तैयारी की थी। और एक सामाजिक परिदृश्य जिसमें जनजाति संस्कृति से संबंधित है सर, वो भी जी। मैंने मार्केट से उसके नोट्स से तैयारी की। और पेपर 7 सर, पेपर जी। 7 के लिए थोड़ा सा क्योंकि नोट्स तो मिल जाता है मार्केट में, जी। इसके अलावा थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट किया था सर पेपर 7 के लिए। जी। जैसे मैंने बताया था कि एमपीपीएससी से कुछ टॉपिक फॉलो किए थे, वहाँ के जो ऑनलाइन क्लासेस थे उससे मैंने कुछ कंटेंट निकाले थे सर, और नोट्स बनाए थे इससे। ओके। तो जी पेपर सर। 7 तो पेपर का आपने बड़ा अच्छे से डिटेल से बता दिया, और सबसे बड़ी बात कि जी सोर्सेज के साथ कि कहाँ कहाँ से आपने उसको फॉलो किया। जी जी जी। एक बात मैं बस लास्ट प्रश्न आपसे करूंगा स्ट्रेटजी को लेकर, इस बात को लेकर। आपने एक बात और जी बोली थी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की आपने बात बोली थी। जी जी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते समय क्या बेसिक सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जो हर एस्पिरेंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए, ताकि उनके नंबर मेंस में अच्छे आ जाए? जी सर, एक्चुअली जो हमारा मीन्स है सर, वो 1400 नंबर का होता है, और हमारे सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मीन्स का नंबर। तो जी। जो इम्पोर्टेंट है सर इसमें, मुझे लगता है कि जी। सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका आंसर राइटिंग जो स्किल है वो डेवलप होता चला जाता है सर। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि कई स्टूडेंट मुझे पूछते थे सर कि आंसर राइटिंग स्किल कैसे बढ़ाना है, क्योंकि इतने सारे 4 दिन में हमको पेपर देना होता है, और हम इतने सारे आंसर कैसे एक साथ लिख सकते हैं। तो मेरा जो टेक्निक था सर आंसर लिखने का, मैं पहले बड़े क्वेश्चंस को लिखता था, उसके बाद छोटे क्वेश्चंस की तरफ आता था, वो मेरा टेक्निक था सर, मेरा स्ट्रेटजी था वो। इसके अलावा क्योंकि जब मैं टेस्ट सीरीज दे रहा था सर, क्योंकि शुरुआत में जब मैंने पहला टेस्ट सीरीज दिया था, मैं उसमें सारे आंसर अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, क्योंकि स्किल मेरे पास उतना डेवलप नहीं हो पाया था। जैसे जैसे मुझे अनुभव होता गया सर, मैंने दूसरा जी। तीसरा बार देते गया, तो मुझे जब मैं तीसरा टेस्ट सीरीज किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऊपर दे रहा था, तो वो जी। मुझसे पूरे 100% या 90% मुझसे आंसर लिखते गए सर। वो धीरे धीरे बहुत बढ़िया। जितना मैंने टेस्ट सीरीज दिया, जितना मुझे अनुभव हुआ, उतना मेरा आंसर राइटिंग स्किल सुधरता गया सर। तो बहुत और बढ़िया। जो स्टूडेंट है सर, क्योंकि मेंस के नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, तो सर पहला इंपॉर्टेंट चीज है सर वे ऑफ प्रेजेंटेशन। आपका जो प्रेजेंटेशन है, जो आप आंसर देख रहे हो, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जी। और दूसरा सर, क्योंकि चेकर की कुछ डिमांड होते हैं, और जी। उसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स होने चाहिए, बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, जी। और जो अंडरलाइन कर सकते हो आप कोई अच्छे पॉइंट्स हैं तो, क्योंकि जी। चेकर उस अंडरलाइन पॉइंट्स को पढ़ के क्या कर सकता है, जल्दी से आंसर दे सकता है। इसके अलावा सर पैराग्राफ में भी लिखा जा सकता है सर, वो एक अच्छा आइडिया रह सकता है, क्योंकि चेकर्स को नंबर बांटने में आसानी हो जाती है। इसके अलावा कुछ भूगोल है सर, जैसे उसमें आप डायग्राम बना सकते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो आपका आंसर बहुत अच्छा दिखाई देता है। इसके अलावा सर जैसे रसायन है, बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो इसमें क्या होता है, डायग्राम बनाएंगे तो वो भी अच्छा आंसर दिखता है हमको। और कहीं कहीं हम वेन डायग्राम का यूज, बार चार्ट का यूज कर सकते हैं अपने आंसर को दिखाने के लिए। तो ऐसे कुछ कुछ क्रिएटिविटी हमको लाना पड़ेगा, जिससे कि, क्योंकि लिखते तो सभी हैं सर, लिखते सभी हैं, लेकिन क्या होता है कि हमको दूसरों से बहुत अच्छा लिखाना पड़ेगा अपने आंसर को, तो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं सर। तो इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा उनको। बहुत बढ़िया। बेसिक सी बात है, यानी कि डिफरेंट जितना होगा उतना ही ज्यादा आप क्या करेंगे, मार्क्स को अटेंड करेंगे। तो औरों से जी अलग आपको लिखना है और अभ्यास करना है। और सबकी अपनी स्ट्रेटजी जी है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन को पहले लिखता है तो कोई शॉर्ट को पहले लिखता है।
सुमित जी ने स्ट्रेटजी बता दी, मैं लॉन्ग क्वेश्चन को पहले लिखता था, शॉर्ट को बाद में लिखता था। तो बहुत अच्छे सुमित जी आपने बताया। सुमित जी आपने बड़ा अच्छा बताया, मेंस के बारे में, पूरा तैयारी के बारे में आपने बताया। थोड़ा सा इंटरव्यू का अनुभव भी बताइएगा, इंटरव्यू आपका कैसा रहा और क्या सजेशन देंगे आप इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू में आपको इस तरह से प्रिपरेशन करके जाना चाहिए। जी 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 सर, हमारा जो इंटरव्यू रहता है सर, वो बेसिकली 4-5 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिस पे वो डिपेंड होता है सर। जैसे कि पहला पॉइंट जो है सर, वो है आपका ज्ञान पक्ष, मतलब आपको कितना नॉलेज है। और ये जो नॉलेज है सर, हम जब हमने प्री और मेंस की तैयारी कर ली तो लगभग 50% हमने नॉलेज गेन कर लिया है सर। तो एक इसकी तैयारी इससे हो जाती है सर। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है सर, इसमें हमारा देखा जाता है प्रेजेंटेशन स्किल कैसा है, मतलब हमारी अभिव्यक्ति कैसी है। हम किसी बात को जब वो हमारे सामने रखते हैं तो हम कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सर तीसरा जो इम्पोर्टेंट रहता है, हमारा दृष्टिकोण देखा जाता है कि कोई हमारे सामने मुद्दे रख दिए जाते हैं तो हम, हमारा जो दृष्टिकोण है या नजरिया है वो उस मुद्दे पे कैसा है। तो ये सारी चीजों को जो इंटरव्यू पैनल्स होते हैं सर, वो मतलब ध्यान देते रहते हैं और इसी के आधार पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको वो नंबर देते हैं सर। इसके अलावा हमारी वेशभूषा है, बहुत सारी इन सारी चीजों को ध्यान दिया जाता है। और बेसिकली हमारा जो रिज्यूम होता है वो इंटरव्यू पैनल के पास पहले से रहता है सर, जिसमें हम कहाँ के रहने वाले हैं, हमारे एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा है, मतलब 12वीं में हमने क्या लेके पढ़ा है, हमारा ग्रेजुएशन कौन सा है। इसके अलावा कोई यदि शासकीय सेवा में या किसी सेवा में सेवारत है, वो भी वहाँ पे पहले से रहता है सर। इसके अलावा हमारी जो हॉबी है, तो ये सब आधार होते हैं सर इंटरव्यू के, मतलब हमारा किस तरह से जा सकता है या कैसा हो सकता है। इसके अलावा कोई करंट के मुद्दे हैं वो भी पूछे जाते हैं सर, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हो, चाहे समस्याओं से रिलेटेड हो। तो इन सारी चीजों पे इंटरव्यू बेस्ड होता है सर। जी जी जी, बहुत बढ़िया। इंटरव्यू के बारे में आपने मैं अंत में आपसे बात करूंगा सुमित जी, काफी समय मैंने आपका ले लिया। जी जी सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो फ्रेशर भी हैं या जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए आपका कोई मैसेज कि भाई इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है, ऐसे पढ़ाई करना है, ऐसे चलना है, कोई आपका मैसेज हो तो जरूर दीजिए। जी सर, जी सर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ सर कि आज ही छत्तीसगढ़ पीएससी का जो वैकेंसी है सर वो आया है, और इसमें 171 पद आए हुए हैं सर, जिसमें 15 डिप्टी कलेक्टर के पद हैं और 30 डीएसपी के पद के साथ एक टोटल 171 पद आए हैं। तो जो नए फ्रेशर्स हैं अभी, क्योंकि उसमें जो डेट है सर, प्री और मेंस दोनों का आ गया है, डिक्लेयर हो गया है। तो 13 फरवरी को प्री का एग्जाम है। चूंकि अभी समय देखा जाए तो बहुत कम है हमारे पास, क्योंकि 2 ही महीना हमारे पास बचा है प्री की तैयारी करने के लिए। तो प्री की जो नए स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं सर, क्योंकि बेसिक मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि मेरी जो पहली बार जब मैं अटेम्प्ट दे रहा था सर, मेरा जो पहला प्री का तैयारी हुआ था सर, मैंने टेस्ट सीरीज दिया था। तो उस टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग ही मेरी प्री की तैयारी हुई थी सर। तो वो क्योंकि हम जितना गलती करते जाते हैं सर, हम उतना सीखते जाते हैं। और टेस्ट सीरीज में मैंने जितना गलती किया उतना मैंने सीखता गया सर। क्योंकि एक बात कहा जाता है सर कि गलतियों से जो अनुभव प्राप्त होता है वो हमें आगे सफलता की ओर आगे बढ़ाता है। वही मैंने किया सर, और उसके अकॉर्डिंग मैंने तैयारी की। सबसे पहले तो जो प्री दे रहे हैं सर, क्योंकि मैंने देखा था कि जो राज्य सेवा परीक्षा 2020 का जो प्री था सर, वो 2019 के मुकाबले थोड़ा टफ आया था। तो क्योंकि जो क्वेश्चंस है सर, क्योंकि छत्तीसगढ़ और भारत से रिलेटेड होते हैं, तो क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट जो होते हैं वो छत्तीसगढ़ से होते हैं, तो छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है उस पे स्टूडेंट का फोकस ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये हमको ज्यादा मार्क्स दिला सकता है सर। तो अपना जो स्ट्रेटजी है वो छत्तीसगढ़ पे ज्यादा बनाना चाहिए स्टूडेंट्स को। और भारत का जो सामान्य अध्ययन है सर, उस पे भी तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा रिस्क कम ले सकते हैं, क्योंकि 1/3 माइनस नेगेटिव मार्क्स भी होते हैं इसमें। तो वो अपनी स्ट्रेटजी इसके अनुसार बना सकते हैं कि हम किस पॉइंट से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं और कहाँ हम कम से कम रिस्क ले सकते हैं। तो वो कर सकते हैं सर ऐसी तैयारी, और टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग चलते जाएं, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते हैं, या तो अभी ऑफलाइन चल रहा है सर, तो ऑफलाइन भी टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुमित जी, बड़ा अच्छे से आपने बताया, डिटेल से आपने बताया। मैं एक सभी एस्पिरेंट्स की ओर से, क्योंकि मैं जब आप बता रहे थे कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहता है, ये नहीं रहता है,
इसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं। एक्चुअली हम जी एक जी प्रोग्राम और चलाते हैं डायलॉग मंच पे, डायलॉग मंच एजुकेशन, जिसमें हम जी लोग जी थोड़ा सा बातें करते हैं किसी खास टॉपिक को लेकर, कि टॉपिक कैसे पढ़ा जाए, उसको कैसे स्टडी किया जाए, उसमें क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से पॉइंट आपको छोड़ देने चाहिए। तो इस तरह से लेके हम पूरी तैयारी उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन जी भी जी करूंगा सभी की ओर से, और आपकी सहमति लेना चाहूंगा कि आप उस प्रोग्राम में थोड़ा समय दे पाएंगे, ताकि एस्पिरेंट्स को एक बेसिक सी बातें जो आपने बताई अभी, उनको डिटेल से जी जी जानने का मौका मिले। क्योंकि इस इंटरव्यू में काफी समय मैंने आपका ले लिया, तो मैं चाहता हूँ दोबारा आप फिर समय दें इस चीज के लिए। जी 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 सर, बिल्कुल सर, मौका चलिए, मिलेगा तो सर बिल्कुल दूंगा समय सर। जी तो सर। दोस्तों सुमित जी से आप दोबारा फिर मिलेंगे एजुकेशन प्रोग्राम में, और उसमें हम लोग बहुत अच्छे चर्चा करेंगे किसी खास मुद्दे को लेकर। आपको जिस मुद्दे में चर्चा करनी हो, आप कमेंट बॉक्स पर डाल सकते हैं। हम सुमित जी से उसी विषय पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सुमित जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। और पुनः मैं आपसे कहूंगा, एक अंतिम बस प्रश्न ही मेरा ये है कि डीसी तो आप बन गए, अब जी आगे क्या, सेटिस्फाइड, या आगे भी कुछ और सोचा है भी आपने कि भाई यूपीएससी है या कुछ और है, इसके बारे में कुछ प्लानिंग है? जी सर, समय तो बहुत है सर अभी। बिल्कुल मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहूंगा सर, और क्योंकि अभी ही समय रहता है, क्योंकि करंट है सर और माइंड भी फ्रेशर है अभी। तो बिल्कुल जी, सर, यूपीएससी का तैयारी मैं निरंतर जारी रखूंगा सर। बहुत बढ़िया। तो मैं जी आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, मेरी ओर से, डायलॉग मंच की ओर से, और सभी व्यूअर्स की ओर से, जिनकी मदद के लिए जी आप सर। आ गए हैं कि मैं एजुकेशन प्रोग्राम में भी दूंगा। तो उन सब की ओर से जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप यूपीएससी में जाएं, सिलेक्शन लें, और प्रॉपर आप आईएएस बने, प्रॉपर आपको अच्छी रैंक मिले, और मुझे पुनः आपका इंटरव्यू लेने का मौका मिले एक आईएएस के रूप में। तो आपको जी सुमित सर, जी बहुत बहुत बहुत। बहुत शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य की, जी सर। जी सभी की सर, ओर से। आपको भी बहुत 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 धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, जय हिंद। जी। जी, जय हिंद सर।